हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल M2K साई। आई एम मानसी वर्मा। तो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर द गिफ्ट ऑफ मजाई। इसे मजाई, ये ना MAGI जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत अनूठा है। इसे मजाई भी बोला जाता है। और आप गूगल सर्च करके देखोगे तो यहाँ पर विकिपीडिया में साफ साफ क्या लिखा है, बाइबल मैगी। और इसका एक वचन यानी कि सिंगुलर क्या है, इसका एक वचन सिंगुलर है इसका मैगस, जिसे 3 बुद्धिमान पुरुष, 3 राजा और 3 राजा के रूप में भी जाना जाता है। 3 मैगी, मैथ्यू और ईसाई परंपरा के सुसमाचार में प्रतिष्ठित विदेशी थे, जिनके बारे में हम अभी आगे जानेंगे। तो ये क्या है, ये जो वर्ड है मैगी, ये अपने आप में अनूठा है। इसे मजाई भी बोलते हैं और मैगी, यानी कि अगर आप मैगी बोल के भी पढ़ रहे हैं देन यू आर नॉट रॉन्ग। और ये वो 3 बुद्धिमान पुरुष थे जिनके बारे में अभी हम आगे जानेंगे डिटेल में। जो इसका नाम है वो अपने आप में अनूठा है, इसलिए मुझे लगा कि पहले मैं आपको जो है इसका नाम क्लियर कर दूं। द गिफ्ट ऑफ द मैगी, इसे आप द गिफ्ट ऑफ द मैगी भी बोल सकते हो, द गिफ्ट ऑफ द मजाई भी बोल सकते हो। ये एक क्रिश्चियन नेम है। और चलिए अब हम आगे हमारे चैप्टर के बारे में रीड करना शुरू करते हैं। द गिफ्ट ऑफ द मजाई, इस चैप्टर के राइटर कौन है, द गिफ्ट ऑफ द मैगी। मैंने अभी आपको दिखाया ना कि आप इसे मैगी भी बोल सकते हो, मजाई भी बोल सकते हो। तो इसके राइटर कौन है, ओ हेनरी हैं। ये इनकी फ़ोटो है। ओ हेनरी का जो जन्म है वो 1862 में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1910 में हुई थी। विलियम सिडनी पोर्टर, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम। और विलियम सिडनी पोर्टर इनका ओरिजिनल नेम है और इनका जो पेन नेम है, मतलब जिससे ये राइटिंग्स करते हैं, वो है ओ हेनरी। इनके ओ हेनरी नाम के पीछे की भी एक कहानी है। ये एक बैंक में काम करते थे और जिस बैंक में उन्होंने काम किया था उसमें गबन यानी कि एम्बेजलमेंट के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और 3 साल की कैद हुई थी। रिहा होने के बाद उन्होंने जेल कर्मचारियों में से एक ऑरिन हेनरी से अपना छद्म नाम लेकर, मतलब जो फेक नाम है, जो उनका स्यूडनीम है, स्यूडनीम क्या है उनका, ओ हेनरी। स्यूडनीम मतलब उनका जो फेक नाम है वो ओ हेनरी है और उनका जो रियल नेम है वो क्या है, विलियम सिडनी पोर्टर। तो जो जेल का एक कर्मचारी था जो जेल में काम करता था, उसका नाम था ऑरिन हेनरी। तो उससे उन्होंने अपना जो फेक नाम है वो लेकर खुद को एक गंभीर लेखक के रूप में फिर से स्थापित किया। ओ हेनरी वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो एक अमेरिकन जो लघु कथा होते हैं ना, शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कथा लेखक थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज आर्ट एंड हिज स्टोरीज विच हैड सरप्राइज एंडिंग्स। वो अपनी आर्ट और अपनी स्टोरीज़ के लिए बहुत फेमस है और उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं उनकी बड़ी सरप्राइजिंग एंडिंग्स होती हैं। आपको पता है ओ हेनरी मेमोरियल अवार्ड की स्थापना भी की गई है और ये किसने की है, सोसाइटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने एक वार्षिक लघु कथा पुरस्कार ओ हेनरी मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की है। क्यों? क्योंकि ओ हेनरी की जो कहानियां हैं वो मानव मनोविज्ञान में एकदम गहराई तक उतरती हैं और इसे उल्लेखनीय सहानुभूति और समझ के साथ जो है वो डिपिक्ट करती हैं, चित्रित करती हैं। इसमें बहुत ब्रीफ में उनका इंट्रोडक्शन दिया गया है, लेकिन मैंने जो बातें आपको बताई वो एक्स्ट्रा मतलब बताई हैं। The Gift of the Magi is a story of an impoverished young couple who have no money yet wish to buy each other Christmas gift। ये जो The Gift of the Magi ये जो स्टोरी है ये किसकी है, impoverished मतलब जो बहुत गरीब नए शादीशुदा कपल थे उनकी कहानी है। उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, yet wish to buy each other Christmas gift, तो भी वो लोग एक दूसरे के लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीदना चाहते थे। उनकी बहुत हार्दिक इच्छा थी कि वो एक दूसरे को क्रिसमस पर कोई गिफ्ट दे। तो ये ओ हेनरी का और इस चैप्टर के बारे में आपको बताया गया है कि इस चैप्टर में क्या है। और जानते हैं जो ये मजाई है, द गिफ्ट ऑफ द मजाई, ये क्या है, मागी कह सकते हो, मैगी कह सकते हो, मगज तो इसका सिंगुलर है इसलिए आप मागी, मैगी या फिर मजाई कुछ भी बोल सकते हो। ये क्रिश्चियन बिलीफ में माना जाता है कि जब जीसस क्राइस्ट का जो है बर्थ हुआ था तो 3 राजा आए थे। आप 3 राजा कह सकते हो, 3 संत कह सकते हो, जो जीसस को देखने के लिए आए थे। और वो क्या करा था उन लोगों ने, वो 3 तरह के गिफ्ट लेकर आए थे। और वो गिफ्ट क्या क्या थे, पहला गिफ्ट था गोल्ड, दूसरा गिफ्ट क्या था, दूसरा गिफ्ट था लोबान और तीसरा गिफ्ट था लोहबान। तो जो गोल्ड है वो किस लिए लेकर आए थे, गोल्ड जो है वो सिंबल है किंगशिप का, कि वो मतलब धरती पर राजा बनेंगे इस सिंबल के साथ। और जो फ्रैंकिंसेंस है लोहबान, वो क्या है, वो सिंबल है डेइटी का, मतलब भगवान का सिंबल है वो। और जो मिर्र था लोबान, वो सिंबल है डेथ का, मृत्यु का। तो जीसस की कम समय में मृत्यु हो गई थी, उनको क्रॉस पे लटका दिया गया था।
तो वो जो ये 3 गिफ्ट लेकर आए थे जीसस के लिए, वो बहुत मुश्किल से वो गिफ्ट लेकर आए थे, बहुत कठिनाइयों के साथ। और जब वो वापस गए थे तो भी बहुत मतलब वापस जाते हुए भी वो एक डिफरेंट रास्ते से गए थे, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस नहीं गए थे। तो इस चैप्टर में भी जो इसकी हीरोइन है डेला और जो इस चैप्टर का हीरो है जिम, वो दोनों भी एक दूसरे के लिए बहुत बहुत मुश्किल से क्रिसमस का गिफ्ट लेके आते हैं। इसलिए ये जो गिफ्ट है ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि उन दोनों का इसमें बहुत सारा प्यार छिपा है। प्यार के कारण वो दोनों एक दूसरे के लिए इतना वैल्यूएबल गिफ्ट लेके आते हैं। तो चलिए हम आगे हमारे चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। $1.87 दैट वॉज ऑल। $1 और 87 सेंट, बस इसमें से भी दैट वॉज ऑल, बस यही, मतलब इससे अधिक कुछ नहीं। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पैनीज, और इसमें से भी जो 60 सेंट्स थे वो कैसे थे, पैनी के रूप में थे। जैसे हमारे यहाँ चिल्लड़ नहीं होती, सपोज किसी के पास 10 रुपये हैं, वो 10 रुपये ना होके 1-1 रुपीज़ के 10 कॉइन हो, उस तरीके से वो पैनीज थे, पैनीज की फॉर्म में थे 60 सेंट्स जो थे। Pennies saved 1 and 2 at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation and parsimony that such close dealing implied। और वो जो $1.87 थे वो कैसे बचाए गए थे। सबसे पहले जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनका मीनिंग देखते हैं। बुलडोजिंग, बुलडोजिंग क्या है, बहुत दबाव डालकर किसी के ऊपर बहुत होशियारी से। और जो दूसरा वर्ड है हमारा पार्सीमनी, वो क्या है, पार्सीमनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कंजूस। चीक्स का मतलब होता है गाल, और इम्प्यूटेशन का मतलब होता है एसोसिएटिव एक्शन टू सम पर्सन, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ जो एक्शन होता है वो। अब देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। वो कह रही हैं कि जो $1.87 है, जिसमें से कि 60 सेंट्स जो है वो पैनीज के रूप में है, वो कैसे बचाए थे। वो कभी किससे, ग्रॉसर से। ग्रॉसर कौन होता है, जो किराने वाला होता है वो। वेजिटेबल मैन, सब्जी वाले से। और कभी एंड दी बचर, बचर होता है कसाई, जिसको बूचड़ भी बोलते हैं। बूचर जो मतलब चिकन मटन जिनकी दुकानों पर मिलता है, वो जो मीट वाले से। कभी कभी मतलब बहुत ज़्यादा होशियारी बरत कर, बहुत नहीं होता है गिड़गिड़ाने लगता है आदमी, प्लीज़ 10 रुपये की जगह 9 रुपये में ही दे दो, 9 रुपये की जगह 8 रुपये में ही दे दो, ऐसे मतलब इस हद तक इतना ज़्यादा होशियारी बरत कर बेचारे इतना गिड़गिड़ा कर उसने वो बचाए थे, जिनसे सौदा करने में मतलब वो बेचारे इतना गिड़गिड़ाए कि सामने वाला मतलब उनको बहुत ज़्यादा कंजूस होने का उनके ऊपर मुंह का आरोप भी लगाता था। और इतना सहते सहते शर्म से उनके गाल जो हैं, चीक्स जो हैं, वो बर्न रेड विद दी साइलेंट इम्प्यूटेशन, मतलब मुंह का आरोप सह सह के कंजूस होने के उसके गाल भी जो है वो शर्म से लाल हो जाते थे। 3 times डेला काउंटेड इट, 3 बार डेला ने इसे काउंट किया। क्यों काउंट किया होगा डेला ने, डेला क्या है, इस चैप्टर की जो है हीरोइन है। डेला ने क्या किया था, उसे 3 बार काउंट किया। क्यों काउंट किया, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं डेला के मन में ये होप रही होगी कि क्या पता उसमें कुछ ज़्यादा हो या कुछ कम हो। इस होप के साथ $1.87, $1 और 87 सेंट, एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और दूसरे दिन ही क्रिसमस था। मतलब डेला की कंडीशन ऐसी है कि उसके पास सिर्फ $1 और 87 सेंट है, जिसमें उसे अपने नए नए हस्बैंड को जो है गिफ्ट भी देना है। अब इतने कम पैसों में वो बेचारी क्या ला सकती है, वो बहुत कश्मकश में है, बहुत परेशान है। और जो $1.87 है वो भी उस बेचारी ने किराने वाले से, सब्जी वाले से और मीट वाले से बहुत ज़्यादा हद तक गिड़गिड़ा के लिए, जिसकी वजह से शर्म से उस बेचारी के गाल भी लाल हो जाते थे, क्योंकि वो लोग उसे बहुत ज़्यादा कंजूस बोलते थे। There was clearly nothing to do but flop down on the shabby little couch and howl। ऐसी परिस्थिति में उसके पास कुछ भी नहीं था। काउच होता है ना, सोफे जैसा एक छोटा पलंग आप कह सकते हो। ऐसी परिस्थिति में अपने शैबी होता है गंदा, गंदे छोटे से पलंग पर लेटना, और हाउल होता है सुबकना। मतलब उसके पास कोई भी चारा नहीं था कि वो अपने गंदे छोटे से पलंग पर, काउच पर गिरकर सुबकने के अलावा और बेचारी के पास कोई चारा ही नहीं था। सो डेला डिड इट, तो डेला ने बेचारी ने वही किया। विच इंस्टिगेट्स द मॉरल रिफ्लेक्शन दैट लाइफ इज मेड अप ऑफ सॉप्स, स्नीफल्स एंड स्माइल्स विद स्नीफल्स प्रीडोमिनेटिंग, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि विच इंस्टिगेट्स मतलब यहाँ पर होता है, इसका मतलब पुष्टि होती है इससे। और इंस्टिगेट का मतलब प्रोवोक लिखा है वैसे तो भड़काना, लेकिन यहाँ पर मतलब पुष्टि करने के लिए लगाया गया है कि जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो
सॉबिंग्स नहीं होती, आहें भरना, उस सांसों मतलब उस सूं सूं करके जो ऐसे रोता है इंसान, लाइक दैट। और एंड स्माइल्स, और मुस्कुराहट जो है उन्हीं का नाम है, जिसमें जो स्निफल्स हैं यानी कि जैसे ऐसे सूं सूं करता है इंसान, उनकी जो क्या है, सूंघना भी होता है। स्निफल्स का मतलब सूंघना भी होता है, सू सू करना भी होता है, सू सू करके ऐसे बच्चे रोते हैं, और सुड़कना भी होता है। रोने की सेंस में ये लगा है। स्निफल्स प्रीडोमिनेटिंग मतलब जो उसमें वो क्या है, प्रधान है स्निफल्स। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. आइए, जब तक गृहिणी जो है बेचारी, जो मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस ऑफ द होम, जो घर की गृहिणी है, जो इस घर की मालकिन है, कौन है वो, डेला जो है इस घर की गृहिणी, वो एक दुख की एक सीमा से दूसरी में जा रही है। मतलब ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे दुख की पहली जो स्टेज है उससे दूसरी में जा रही है। टेक ए लुक एट द होम, तब तक हम उसके मकान पर एक नज़र डाल लेते हैं। ए फर्निश्ड फ्लैट एट $8 पर वीक। एक फर्निश्ड फ्लैट कैसा होता है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं की चीज़ें होती है, $8 पर वीक। लेकिन अब आप सोचो कि उसके घर का किराया कितना कम था, मात्र $8 एक हफ्ते का। तो एक हफ्ते के जब वो सिर्फ $8 दे रही है, तो सोचो वो बेचारी कैसे घर में रह रही होगी। मतलब $8 की वैल्यू ही क्या है। तो $8 प्रति सप्ताह का सजा हुआ फ्लैट, फर्निश्ड मतलब पूरा सजा हुआ फ्लैट कैसा होगा, उसका क्या ही वर्णन कर सकते हैं हम। आप सोचो, इट डिड नॉट एग्जैक्टली बैगर डिस्क्रिप्शन, मतलब ये वास्तव में एक भिखारी का वर्णन भी नहीं है। बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे आप कह सकते हो कि एक भिखारी सरीखा घर था ये। अब इसका क्या ही, भिखारी भी बोल नहीं सकते, ऐसा भी वर्णन नहीं किया जा सकता है, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। बट इट सर्टेनली हैड दैट वर्क ऑन द लुक आउट फॉर द मेंडिकेंसी स्क्वाड। मेंडिकेंसी स्क्वाड होता है, मेंडिसेंसी स्क्वाड भी इसे बोला जाता है। मेंडिसेंडी स्क्वाड होता है भिखारी, भिक्षुक दस्ते जो होते हैं, भिक्षुक दस्ते। मतलब इसको देखने पर कोई भी कह सकता था कि ये भिक्षुक दस्ते का है। मतलब जो बहुत ज़्यादा कम कमाने वाले लोग थे ना, जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा काफ़ी कम थी, वही लोग ऐसे मकान जो थे बेचारे ढूंढा करते थे। तो जो ये डेला और इसका हस्बैंड जिम है, इन बेचारों की बहुत ज़्यादा कम सैलरी थी, इनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसीलिए ये एक $8 पर वीक के घर में रहते थे, जिस घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी और उसमें कुछ भी नहीं था। In the vestibule below was a letter box into which no letter would go and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. कॉक्स का मतलब होता है अर्ज, यहाँ पर बजाने के लिए लगा गया है। अब आप देखिए, वेस्टिबुल का मतलब होता है, वेस्टिबुल का मतलब होता है, यहाँ पर दिया गया है ना वर्ड वेस्टिबुल। वेस्टिबुल को हम बरामदा भी बोलते हैं, बरोठा भी बोलते हैं, दहली भी बोलते हैं, गलियारा भी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि नीचे, दरवाजे के नीचे, मतलब जिसे आप गलियारा कह सकते हो, जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आदमी ऊपर जाता है। कुछ लोग उसे बरामदा भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे बरोठा भी बोलते हैं, कुछ लोग उसे दहली, गलियारा, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो कह रहा है कि नीचे गलियारे में जो था एक लेटर बॉक्स था, इनटू विच, जिसमें नो लेटर वुड गो, जिसमें कभी कोई पत्र ही नहीं आता था। एंड एन इलेक्ट्रिक बटन, और एक ऐसा इलेक्ट्रिक बटन जिसे आप घंटी कह सकते हो, डोरबेल कह सकते हो, फ्रॉम विच देयर टू नो मॉर्टल फिंगर कुड कॉक्स ए रिंग, जिसमें से मतलब कभी कोई भी घंटी बजाकर उसकी आवाज़ नहीं निकाल सकता था। और एंड ऑल्सो अपरटेनिंग देयर अनटू वॉज ए कार्ड बियरिंग द नेम मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, और उसी के बराबर लगी हुई एक तख्ती थी, एक प्लेट थी, जिस पर क्या नाम लिखा हुआ था, मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग जो हैं वो डेला के हस्बैंड है, डेला के पति हैं। और डेला और मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग जो है, ये एक न्यूली मैरिड कपल है, जिनकी नई शादी हुई है। The Dillingham had been plunged to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week. दिलिंगम शब्द जो है वो उस समय जोड़ा गया था, और ये फ्लांच टू द ब्रीज का मतलब होता है हवा में उड़ गया। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढोगे तो आएगा हवा में उड़ गया। इसका मतलब है, कहने का मतलब किस सेंस में ये लगा है कि दिलिंगम शब्द तब जोड़ा गया था जब पहले कभी उनके पास समृद्धि हुआ करती थी। वो पहले वाली समृद्धि भी क्या ही थी, जब उन्हें हर हफ्ते क्या मिला करते थे, $30 मिला करते थे। यानी कि जब उन्हें हर हफ्ते $30 मिला करते थे, कहने के लिए वो बेचारे समृद्ध थे $30 में, जबकि $30 कितनी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कम वाली आय है। नाउ व्हेन द, और अब क्या है, वो उड़ गई है, क्योंकि अब उनकी मतलब अब क्या है, जब उनके $30 बेचारे एक हफ्ते में कमाते थे, तब उन्होंने नेम प्लेट लगा रखी थी। और अब वो कहते हैं नाउ व्हेन द इनकम वाज शंक टू $20, और अब उनकी इनकम क्या है, आमदनी जो है वो घटकर $30 की जगह क्या हो गई है, $20 हो गई है। आप सोचो कि $20 में एक कपल बेचारे एक हफ्ते में $8 का रेंट भी दे रहे हैं, बेचारे अपना घर खर्चा भी चला रहे हैं, कितना मुश्किल उनके लिए रहा होगा। दो दे वर थिंकिंग सीरियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग टू ए modest and unassuming D।
और दिलिंगम के अक्षर बेचारे जो थे वो अब धुंधले से दिखाई देते थे। ऐसे प्रतीत होता था कि जैसे कि उसका जो पहला अक्षर डी है वो सिकुड़कर मतलब जो बाकी अक्षर हैं उन्हीं में मिलने की आकांक्षा रखता है बेचारा। Whenever मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग केम होम, और जब भी मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग घर आते थे, एंड रीच्ड हिज फ्लैट अबव ही वाज कॉल्ड जिम, और ऊपर अपने घर पर लौटते थे, घर जाते थे, पहुंचते थे तो उन्हें जिम नाम से पुकारा जाता था। एंड ग्रेटली हग्ड बाय मिसिज जेम्स डिलिंगम यंग, और मिसिज जेम डिलिंगम यंग जो है वो उन्हें हमेशा गले लगा लेती थी, आलिंगन देती थी कस के। ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू यू एज डेला, और जिनको पहले ही डेला के रूप में आपसे इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, मिसिज जेम्स डिलिंगम यंग का ही नाम क्या है, डेला है। विच इज़ ऑल वेरी गुड, जो कि सब बहुत अच्छा है। पेज नंबर 180 हमारा एंड हो गया है। लेट अस मूव ऑन टू दी पेज नंबर 181। ये किसका नाम था, अब आगे आते हैं। डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंडेड टू हर चीक्स। अब डेला ने क्या किया, बेचारी रो रही थी ना वो बेड पे लेट के, अब डेला ने क्या किया, अपना रोना जो था वो बंद किया। एंड अटेंडेड टू हर चीक्स विद दी पाउडर रैग, और उसने क्या किया, अपने गालों पर रैग होता है कपड़े का एक टुकड़ा, जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा ना पाउडर लगाने के पफ आते हैं, उसके अंदर उसमें पाउडर को लगा के चीक्स वगैरह पे लगाते हैं, उसी तरीके से पुराने ज़माने में कोई कपड़े का टुकड़ा आता होगा। तो कह रहे हैं कि डेला ने क्या किया, डेला ने रोना बंद किया और कपड़े के टुकड़े से, पाउडर रैग से मतलब पाउडर लगाने वाले टुकड़े से अपने गालों पर फिराने लगी, अपने गालों पर उसने पाउडर लगाया। शी स्टूड बाय द विंडो, वो खिड़की के पास खड़ी थी। एंड लुक्ड आउट डली एट ए ग्रे कैट वॉकिंग ए ग्रे फेंस इन ए ग्रे बैकयार्ड। अब ये देखो यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, ग्रे कैट, ग्रे फेंस इन ए ग्रे बैकयार्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने मकान के पिछवाड़े में घूमते हुए एक सफ़ेद बिल्ली को देखा, नहीं ऐसा नहीं है। ग्रे ऐसा रंग है जिसे रंगहीन माना जाता है, मतलब उसका कोई कलर ही नहीं होता उसमें। तो यहाँ कहने का मतलब है कि डेला की लाइफ में भी, बेचारी की डेला और जिम की लाइफ में भी कोई कलर नहीं था, रंगहीन था उनका जीवन। उन लोगों को बेचारों के पास ना पैसा था, ना कुछ था, ना प्रॉस्पेरिटी, ना कोई अच्छी चीज़ थी, और क्रिसमस आ रहा था, इसलिए उनका जो जीवन था वो कैसा था, वो रंगहीन था, बेरंग था, कोई चार्म नहीं था उनकी लाइफ में। टुमारो वुड बी क्रिसमस डे, और कल जो है वो क्रिसमस का दिन होगा। एंड शी हैड ओनली $1.87 विद विच टू बाय जिम ए प्रेजेंट, और वो कह रही है उसके पास सिर्फ $1.87 हैं जिससे वो मतलब उस जिम के लिए क्या खरीद सकती है। शी हैड बीन सेविंग एवरी पेनी शी कुड फॉर मंथ, वो महीनों से एक एक पेनी बचा रही थी जितना वो कर सकती थी। इतनी कम $20 की कमाई में भी बेचारी जो थी पैसे बचा रही थी कैसे कैसे करके, लेकिन कुल $1.87 ही बेचारी जमा कर पाई। $20 से वीक डजंट गो फार। अब वो कह रही है कि जो $20 ही तो है एक हफ्ते की तनख्वाह, उसके पास केवल $1.87 है जिससे वो जिम के लिए उपहार खरीद सके। बेचारी कितने महीनों से वो एक पैनी करके उसे बचा रही थी, और उसका ये नतीजा था कि $1.87 जमा हुए। अब वो कहती है कि एक हफ्ते में $20 से होता ही क्या है, खर्चा उसके अंदाज से कुछ ज़्यादा ही हो गया था, ऐसा उसे मालूम हो रहा था। एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर दैन शी हैड कैलकुलेटेड, वो कह रही है कि खर्चा जो था वो उसके अंदाज से कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बट क्या है, ऐसा दे ऑलवेज आर, वो कह रही है कि हमेशा ही होता आया है, मतलब उसका कहना है कि हमेशा ही खर्चा जो है वो ज़्यादा हो जाता था। ओनली $1.87 टू बाय ए प्रेजेंट फॉर जिम, वो कह रही है कि जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए केवल $1.87 उसके पास है। हर जिम, उसका प्यारा जिम। मैनी ए हैप्पी आवर शी हैड स्पेंट प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, और उसके लिए कोई बढ़िया उपहार लाने की योजना बनाने में उसने कितनी ही सुखद घड़ियाँ बिता दी हैं, कितने ही सुखद घंटे बिता दिए। मतलब ये प्लानिंग करती रहती थी जब भी उस पर टाइम होता था कि वो जिम को क्या गिफ्ट देगी, वो जिम के लिए क्या लाएगी। मतलब डेला कितना ज़्यादा प्यार करती है जिम को कि महीनों से बेचारी एक एक पैनी बचा के, सब्जी वाले से, दूध वाले से, मीट वाले से, किराने वाले से, तब जाके बेचारी ने जो पैसे जमा किए हैं वो सिर्फ $1.87 है, जिनसे उसे लग रहा है कि वो जिम के लिए कोई भी अच्छा उपहार नहीं खरीद सकती है। समथिंग फाइन, रेयर एंड स्टर्लिंग,
वो कह रही है कि मतलब जिम के पास कोई ऐसी बढ़िया अनूठी और कीमती चीज़ होनी चाहिए, समथिंग जस्ट ए लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम। कुछ ऐसी चीज़ जो जिम के पास रहने का सौभाग्य पाने की योग्यता रखती हो, मतलब वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिम उसका मालिक है, उसको प्राउड फील हो। अब ऐसा गिफ्ट $1.87 में तो आने वाला नहीं है भाई। डेला को एकदम बढ़िया अनूठा और कीमती चीज़ चाहिए जो कि जिम के पास अगर हो तो जिम जो है वो बहुत प्राउड भी फील करे और वो चीज़ भी है ना अपना सौभाग्य समझे कि भाई अच्छा मैं तो जिम के पास हूँ भाई। अब डेला के ख्वाब तो इतने बड़े बड़े हैं, अब बेचारी डेला के पास पैसा कितना है, $1.87। अब आगे देखते हैं डेला और जिम की लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है। There was a pier glass between the windows of the room, और जो रूम की खिड़की थी उसके बीच में एक पियर ग्लास था। Perhaps you have seen a pier glass in $8 फ्लैट। पियर ग्लास होता है एक बड़ा सा शीशा, बड़ा आईना भी कह सकते हो, बड़ा सा दर्पण भी कह सकते हो। कह रही है कि कमरे की 2 खिड़कियों के बीच में एक बड़ा सा दर्पण था। और अब लास्ट में कमेंट भी माना गया है कि शायद ही आपने $8 वाले कमरे में कभी बड़ा सा दर्पण देखा हो। अब देखो $8 एक हफ्ते का रूम है, उसमें कोई बड़ा सा दर्पण कैसे देगा, क्योंकि वो दर्पण भी जो है वो बहुत ख़राब है, बेकार हो चुका है। A very thin and very agile person may be observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips। वो कह रहा है कि वो कोई बहुत दुबला पतला और चपल व्यक्ति उन लंबी लंबी धज्जियों में छाया देखकर अपनी छवि का सही अनुमान लगा सकता था। एंड डेला बीइंग स्लैंडर हैड मास्टर्ड द आर्ट। और डेला जो थी वो बहुत दुबली थी, इस कारण वो भी इस कला में निपुण थी। मतलब $8 हफ्ते का फ्लैट है तो उसमें कैसा पुराना एकदम बेकार सा ही दर्पण दिया गया था, बड़ा सा तो था लेकिन बिल्कुल बेकार था। Suddenly she whirled from the window and stood before the glass। एकाएक वो खिड़की से घूमकर जो है दर्पण के सामने जाकर खड़ी हो गई। Her eyes were shining brilliantly। उसकी जो आंखें थी वो चमक रही थी। But her face has lost its color within 20 seconds। लेकिन उसके चेहरे से 20 सेकंड में ही जो रंग था वो उड़ गया था। Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length। उसने शीघ्रता से अपने केशों को, अपने बालों को खोल लिया और उन्हें अपनी पूरी लंबाई तक उन्हें नीचे लटकने दिया। डेला के जो केश थे, जो बाल थे, जो हेयर थे वो बहुत लंबे थे, मतलब उसकी पूरी हाइट के जितने थे। Now there were 2 possessions of the James Dillingham Young in which they both took a mighty pride। तो जेम्स दिलिंगम यंग के मतलब जो उसकी जो ऑनरशिप थी, पोजेशन था, अधिकार था, जो उसका स्वत्व अधिकार था, उसमें सिर्फ 2 वस्तुएं थी जिन पर दोनों को बहुत गर्व था। किस किस को? डेला को और जिम को। अब एक चीज़ क्या थी देखो, वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, एक तो थी जिम की सोने की घड़ी। दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स, जो कि कभी उसके पिता की और उसके दादा की हुआ करती थी, यानी कि वो उनकी फैमिली, मतलब उनकी जो कहते हैं ना हमारा खानदानी हार है, उसी तरीके से उनकी जो थी वो खानदानी घड़ी थी, जो कि पहले दादाजी के पास थी, फिर उसके पिताजी के पास थी और अब वो जिम के पास था, जिस पर जिम को बहुत गर्व था। दी अदर वॉज डेला's हेयर, जो दूसरी थी वो क्या थी, वो थी डेला के जो थे लंबे लंबे बाल। हैड द क्वीन of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out the window someday to dry, just to depreciate her majesty's jewels and gift। और अगर सड़क के उस पार वाले फ्लैट में स्वयं शैबा की क्वीन यानी कि शैबा की रानी भी रहती तो उसके हीरे जवाहरातों को और उपहारों को नीचा दिखाने के लिए डेला क्या करती, डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी को डिमिनिश करना, किसी की वैल्यू को मतलब नीचा दिखाना। तो क्या करती, डेला अपने केशों को सुखाने के बहाने किसी न किसी दिन खिड़की से बाहर जरूर लटकाए रखती, ताकि उसकी जो शान शौकत थी, रानी के पास जो गहने थे, जो जवाहरात थे, जो उपहार थे, उनको नीचा दिखाने के लिए। हैड किंग सोलोमन बीन द जेनिटर with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at his beard from envy। और अगर बादशाह सोलोमन भी वहाँ अपने खजाने का ढेर लगाकर बेसमेंट में, मतलब ढेर लगाकर द्वारपाल की तरह खड़े होते तो सिर्फ ईर्ष्यावश, जेलसी होती है ईर्ष्यावश, तो जिम क्या करता, ईर्ष्यावश उनका दाढ़ी नोचना, प्लक एट हिज बियर्ड फ्रॉम एनवी, एनवी होती है ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्यावश उनका प्लक मतलब होता है नोचना, बियर्ड होती है दाढ़ी, मतलब ईर्ष्यावश उनका दाढ़ी नोचना देखने के लिए जितनी भी बार जिम उधर से निकलता अपनी घड़ी निकालकर समय ज़रूर देखता। मतलब ये दोनों चीज़
चीज़ें वो थी जिन पे वो दोनों प्राउड करते थे। मतलब शैबा की कह रहा है कि अगर शैबा की महारानी भी सामने रहती तो उसके हीरे जवाहरातों को, उपहारों को नीचा दिखाने के लिए डेला क्या करती है, अपने केशों को सुखाने के बहाने किसी दिन खिड़की से बाहर जरूर लटका के रखती। और अगर अब जिम के लिए कह रहा है कि अगर बादशाह सोलोमन भी वहाँ जो है अपने खजाने का ढेर लगाकर द्वारपाल की तरह खड़े होते तो वो सिर्फ जलन उनकी जो ईर्ष्या है वो देखने के लिए, उनका दाढ़ी नोचना देखने के लिए जितनी बार भी जिम उधर से निकलता अपनी घड़ी निकालकर समय जरूर देखता। So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. अब cascade of brown waters होता है भूरे पानी के झरने। जो अब डेला के जो खूबसूरत केश थे वो भूरे पानी के झरने की तरह चमकते हुए लहराकर लटक रहे थे। शाइनिंग होता है चमक कर, लाइक ए कास्केड ऑफ ब्राउन वाटर्स मतलब भूरे पानी के झरने की तरह चमकते हुए। इट रीच्ड बिलो हर नी एंड मेड इट सेल्फ ऑलमोस्ट ए गारमेंट फॉर हर। वे उसके घुटनों से भी नीचे पहुंचते थे और किसी हद तक उसके लिए पोशाक का काम दे रहे थे। गारमेंट होती है पोशाक, ड्रेस। एंड देन शी डिड इट अप अगेन नर्वसली एंड क्विकली। और तब उसने निराशा से शीघ्र उन्हें वापस बांध लिया। क्विकली मतलब तेजी से, नर्वसली मतलब निराशा से। Once she faltered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the worn red carpet. एक क्षण के लिए वो सिहर उठी, फिर चुपचाप खड़ी रही और उसकी आंखों से एक या दो बूंद आंसू जो है वो फटी पुरानी लाल दरी पर बिखर गए। टीयर और टू स्प्लैश्ड ऑन द वॉर्न रेड कारपेट। वॉर्न रेड कारपेट मतलब फटी हुई लाल दरी पर या फिर फटे हुए लाल कारपेट आप बोल सकते हो। फटी पुरानी लाल दरी पर उसके जो आंसू थे, एक या दो बूंद आंसू जो है वो टपक गए। On went her old brown jacket, on went her old brown hat with a whirl of skirts and with the brilliant. उसने अपना पुराना लाल जैकेट पहना और उसी रंग का हैट लगाया और उसने क्या किया, अपनी स्कर्ट को एक घुमाव देकर अब आगे आएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 181 एंड हो गया। लेट अस मूव ऑन टू पेज नंबर 182। ये बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैप्टर है जिसे पढ़ने के बाद बहुत बहुत अच्छा लगता है। स्पार्कल स्टिल इन हर आइज, और उसकी आंखों में जो थी मतलब उसने अपनी आंखों में अभी तक वही तेज चमक थी। फ्लटर्ड का मतलब होता है डांस करना, होवर्ड मतलब वही चमक उसकी आंखों में अभी तक मतलब उसकी आंखों में तेज चमक थी। शी फ्लटर्ड आउट द डोर एंड डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट। वो शीघ्रता से दरवाजे से बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरकर बाहर सड़क पर आ गई। मतलब कहते हैं ना, मतलब डांस करती हुई, खुशी खुशी नाचती हुई वो क्या करी, वो सीढ़ियों से जो थी नीचे उतर कर आ गई। Where she stopped the sign read मिसिज मैडम सैफ्रोनी, और जहाँ वो पहुँची वहाँ लिखा था MNE की शॉर्ट, MNE जो है वो मैडम की शॉर्ट फॉर्म है, MNE सैफ्रोनी। जहाँ पर वह पहुँची वहाँ लिखा था मैडम सोफ्रोनी। हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड मतलब सभी प्रकार के केश प्रसाधनों की जो थी वो विक्रेता थी। वन फ्लाइट अप डेला रैन एंड कलेक्टेड हर सेल्फ। वन फ्लाइट अप मतलब डेला लपक कर एक मंजिल सीढ़ियाँ जो थी जीना जो थी वो चढ़ गई। मैडम लार्ज टू वाइट चिली हार्डे लुक द सैफ्रोनी। वो कह रही है कि मतलब मैडम जो थी वो दिखने में कैसी थी, लार्ज मतलब बहुत बड़ी मोटी थी, बहुत गोरी थी। और चिली का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो तेज के सेंस में लगा है कि वो बोलने में बहुत चतुर थी, चालाक थी। हार्डे लुक द सैफ्रोनी मतलब मुश्किल से वो जो है सैफ्रोनी दिखती है। उनका कहने का मतलब है, ओ हेनरी लिखते हैं यहाँ पर कि वो जो मैडम थी वो बहुत बड़ी थी, वो मैडम जो थी वो बड़ी थी, बहुत सफ़ेद थी, मिर्च थी, मुश्किल से सैफ्रोनी दिखती थी। मतलब वो सुझाव दे रहे हैं कि वो महिला खुद को विदेशी बताने के लिए झूठे नाम का यूज़ कर रही थी। वो कहीं से भी जो है वो सैफ्रोनी जो है वो नहीं लगती थी, क्योंकि अभी देखना वो डेला के साथ कितनी चालाकी करेगी। अब डेला उससे पूछती है, अभी 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आया था, विल यू बाय माई हेयर आस्क्ड डेला। सेम सेंटेंस अभी 2023 के जो एग्जाम हुए हैं उसमें आया था, विल यू बाय माई हेयर आस्क्ड डेला। डेला ने पूछा, क्या आप मेरे बाल जो है वो खरीद सकती हैं। आई बाय हेयर सेड मैडम। उन्होंने, उस महिला ने कहा, क्यों नहीं, हमारा तो यही काम है। टेक योर हैट ऑफ, अपना हैट उतारो, एंड लेट अस हैव ए साइट ऑफ द लुक्स ऑफ इट। जरा अपना हैट हटाकर मुझे आपके बालों पर एक नज़र डालने दो। डाउन रिपोर्ट द ब्राउन कास्केड, और जैसे ही डेला ने हेड हटाया तो भूरे केशों का झरना जो था वो उमड़ पड़ा। मतलब उसके केश तो बहुत लंबे थे, नीचे तक आते थे, जो कि उसके लिए एक ड्रेस का काम करते थे। $20 सैड मैडम। और वो मैडम सैफ्रोनी जो बनी बैठी है, वो फेक नाम जो बता रही है, मतलब वो इतनी चालाक है, उसने डेला के इतने सुंदर बालों की कीमत कितनी लगाई, सिर्फ और सिर्फ $20। लिफ्टिंग द मास्क विद एप्रिशिएटेड हैंड, मतलब उसने जैसे तारीफ करते हुए उसने डेला को सिर्फ $20 दिए।
अब ठीक है जल्दी कीजिए। अब बेचारी डेला कितनी सीधी है, देखो डेला ने उससे कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं मांगे, उसको जिम के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए वो इतनी उत्साहित है, उसे इतनी जल्दी है। उसने कहा ठीक है गिव इट टू मी क्विक, ठीक है जल्दी कीजिए, डेला बोली। ओ एंड द नेक्स्ट 2 hours स्टिपल्ड बाय ऑन रोजी विंग्स, और इसके बाद अगले 2 घंटे तो मानो वो गुलाबी पंखों पर मतलब उड़ गए। रोजी विंग्स मतलब गुलाबी पंखों पर ही उड़ गए। फॉरगॉट द हैश्ड मेटाफर, और इस दरमियान वो सब कुछ भूल गई। शी वॉज रैंसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट, देखो ये स्टोर्स फॉर एक साथ लिखा गया है, दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट मतलब वो स्टोर यानी कि वो दुकान छान रही थी जिम के लिए उपहार खरीदने के लिए। शी फाउंड इट एट लास्ट, और आखिरकार उसे एक चीज़ वो गिफ्ट मिल ही गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। अब वो कहती है जो ये एक ऐसा गिफ्ट है जो सिर्फ जिम के लिए ही बना था और किसी के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स, और ऐसी चीज़ और किसी भी दुकान में नहीं दिखी थी। एंड शी हैड टर्न्ड ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट, और वो क्या थी, वो जो अंदर गई। इट वॉज ए प्लैटिनम फॉब चेन, सिंपल एंड चेस्ट इन डिज़ाइन, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation। वो कह रही है कि एक साफ और सादी प्लेटिनम की बनी हुई जो थी वो जेबी चेन थी, जिसकी वास्तविक कीमत जो है वो बाहरी टीम टाम से न होकर, मतलब बाहरी दिखावे से न होकर, मेरिट्रिशियस होता है बाहरी दिखावा, मेरिट्रिशियस होता है बाहरी दिखावा। वो कह रही है कि उसकी जो है बाहरी दिखावे नहीं थी, लेकिन उसकी धातु में उसकी कीमत थी। एज ऑल गुड थिंग्स, क्योंकि वो प्लेटिनम की थी, एज ऑल गुड थिंग्स शुड डू, जैसे कि हर अच्छी चीज़ की होती है। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, वो जिम की घड़ी के योग्य थी। एज सुन एज शी साइट शी न्यू वॉट, देखो यहाँ पर भी न्यू और वॉट को एक साथ लिख दिया है। शी न्यू और दैट को, शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स, यानी कि ये 2 वर्ड भी अलग अलग है, न्यू और दैट, इनको एक साथ टाइपिंग एरर है, न्यू और दैट को एक साथ लिया गया है। इट शी न्यू, वो जानती थी, दैट इट मस्ट बी जिम्स, की ये जो है मतलब जिम की होनी चाहिए। उसे देखकर उसे बिल्कुल ऐसा लगा, वो ये जानती थी। इट वॉज लाइक हिम, ये बिल्कुल उसी के जैसी थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, सादी और मूल्यवान, क्वाइटनेस मतलब सादी एंड वैल्यू और मूल्यवान भी। द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ, ये दोनों ही गुण उसमें निहित थे, किसमें, जिम में। $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट, और उन्होंने उससे इसके कितने लिए, $21 लिए, किससे, डेला से। एंड शी हरीड होम विद दी 87 सेट्स। अब देखो $20 तो उसको अपने बाल बेचकर मिले थे, अपने जो हेयर उसने सेल किए थे मिसेस सॉफ्रोनी को, वो बेचकर, और $1.87 वो घर से लेकर आई थी। $21 उसने चुका दिए किसके लिए, जिम के लिए, प्लेटिनम वॉच की चेन लेने के, अब वॉच की जो प्लेटिनम की चेन ली है वो लेने के लिए। तो उसके पास कितने पैसे बचे, 87 सेंट बचे, जिन्हें लेकर वो जल्दी जल्दी घर वापस आ गई। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच जिम माइट बी प्रॉपरली एंशियस अबाउट द टाइम इट इन एनी कंपनी। अब वो कहती है, वो लेकर आई है जो घर, अब वो कहती है कि इस घड़ी के साथ ये चेन होने पर जिम जरूरी अपनी साथियों के बीच, किसी भी कंपनी के बीच समय देखने की जो है उत्कंठा रख सकता है। मतलब उसे लगता है कि जिम को ना छिपा के समय नहीं देखना पड़ेगा। उसकी चेन इतनी सुंदर है, उसकी घड़ी इतनी सुंदर है कि एनी टाइम एनीवेयर वो जो है टाइम देख सकता है। Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he used in place of a chain। वो कह रही है कि इतनी शानदार घड़ी के साथ चेन की जगह चमड़े का पट्टा होने के कारण वो अक्सर लोगों से छिपाकर ही समय देख पाता था, जिम। When Della reached home for intoxication gave way a little to prudence and reason। घर पहुंचने पर तर्क और विवेक के सामने डेला का नशा जरा सा उतरा। इंटॉक्सिकेशन होता है नशा, मतलब अभी तक तो वो जल्दबाजी में जो काम था वो करके आ गई, अब घर आने पर उसका नशा जो है वो थोड़ा सा उतरा। She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the रावा गैस मेड बाय रावेजेज मेड। देखो यहाँ पर भी अलग अलग वर्ड है, रावेजेज एक वर्ड है और मेड एक अलग वर्ड है, मतलब तो 2 डिफरेंट वर्ड है, कंबाइंड होके लिखा गया है। रावेजेज मेड बाय जेनरोसिटी एडेड टू लव। अब क्या था, अब बेचारी घर आई, उसने अपने बालों में से क्या किया, जो छल्ले लगे हुए थे उनको निकाला, गैस का स्टोव जलाया और उसे कुछ काम करने लगी, जिससे उदार क्या हुआ, जिससे उदार प्रेम के आवेश में बेचारी, उदार प्रेम के, जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता, उस उदार प्रेम के आवेश में, रावेजेस मतलब होता है जैसे नहीं होता एक तीव्र बहुत ज़्यादा, मतलब आवेश में, रावेजेस होते हैं आवेश, मतलब आवेश में आके जो उसने उदारता का ये जो प्रेम भरे प्रेम के आवेश में जो ये डिसीजन लिया था, उसका नशा थोड़ा थोड़ा अब उतर रहा था। विच इज़ ऑलवेज ए ट्रेमेंडस टास्क, जो कि हमेशा, ट्रेमेंडस क्या होता है, वेरी ग्रेट अमाउंट, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, जो कि बहुत बड़ा एक काम था उस नशे से उतरना। मतलब अब बेचारी को लग रहा है ना उसके
पाल नहीं रहे। प्रूडेंस का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज, यानी कि समझदारी, विवेक, बुद्धिमत्ता। वो गेव वे का मतलब होता है सबमिटेड, यील्डेड मतलब दिया, रास्ता दिया, मार्ग दिया, मतलब उसको बुद्धि आई ना। अब डियर फ्रेंड्स है मैमथ टास्क, मतलब प्यारे दोस्तों, एक मैमथ क्या होता है? हाथी होता है, बहुत बड़ा हाथी। कह रहा है मतलब एक हाथी जितना बड़ा था, मतलब बहुत ही बड़ा कार्य है ये। Within 40 minutes, her head was covered with tiny close-lying curls that made her look wonderfully like a truant schoolboy. कोई 40 मिनट में ही उसका सिर छोटे छोटे पास पास जुड़े हुए घुंघराले बालों से ढक गया था, जिससे वो स्कूल से मुंह चुराने वाले किसी लड़के की तरह दिखने लगी थी। Truant schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. अब क्या किया उसने? दर्पण में अपनी प्रतिछाया को बहुत देर तक सावधानी और आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। केयरफुली मतलब सावधानी से, एंड क्रिटिकली मतलब आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। अब देखना वो क्या क्या सोचेगी बेचारी कि अब क्या होने वाला है। इफ़ जिम डजंट किल मी, शी सेड टू हरसेल्फ, और वो अपने आप से बोली कि मतलब शी सेड टू इफ जिम डजंट किल मी, शी सेड टू हरसेल्फ before he takes a second look at me, he will say I took like a Coney Island कोरस गर्ल। वो कह रही है कि अगर जिम ने मतलब मुझे दोबारा देखे बिना ही कहीं जिम ने मार डाला तो वो ज़रूर कहेगा कि मैं कौनी द्वीप की किसी नटनी सी लगती हूँ। बट नटनी कोरस गर्ल लिखा है ना, कोरस गर्ल वे होती हैं जो नटनी गर्ल्स कौन होती हैं? जो आपने कई बार देखा है कभी सर्कस वगैरह में डोरी के ऊपर जो लड़कियां चल रही होती हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए, वही होती हैं कोरस गर्ल, जो सर्कस वगैरह में भी काम करती हैं, या कई बार आप तमाशा दिखाने के लिए गांव वगैरह में आती हैं, वो दोनों तरफ पोल लगा के और रस्सी पर चलती हैं। बट व्हाट कुड आई डू, ओ लेकिन मैं मतलब उफ मैं क्या ही कर सकती हूँ। आई डू विद $1.87। वो कह रही है कि पर मैं क्या ही कर सकती थी, $1.87 में मैं कर भी क्या सकती थी? जिम के लिए कुछ नहीं ला सकती थी। At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. अब क्या था? अब 7 बजे तक कॉफ़ी बन चुकी थी और जो चॉप्स होते हैं ना, वो मीट के टुकड़े होते हैं, उसके लिए लगाया गया है। अब मांस के जो टुकड़े थे वो तलने के लिए स्टोव पर कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी थी। जिम वाज नेवर लेट, जिम जो था वो कभी भी जो था लेट नहीं होता था। जिम वाज नेवर लेट, जिम कभी भी लेट नहीं था। डेला डबल्ड द फॉप चेन इन हर हैंड एंड सेट ऑन द कॉर्नर। अब डेला ने क्या किया? चेन को समेटकर मेज के एक कोने पर दरवाजे के पास जो थी वो बैठ गई। Then she heard his step on the stair away down on the first flight and she turned। देखो यहाँ पर भी she और turned को एक साथ लिख दिया गया है। she अलग वर्ड है और turned अलग वर्ड है। and she turned white for just a moment। अब क्या हुआ? उसने मतलब आवाज़ें सुनी, उसने क्या किया? जिसमें जिम होकर रोज अंदर आता था उस दरवाजे के पास वो बैठती, तभी उसने नीचे सीढ़ियों पर उसकी पदचाप यानी कि उसके पैरों की फुट स्टेप सुनी, और एक क्षण के लिए उसके चेहरे का रंग जो था वो उड़ गया, वो वाइट हो गई। अब क्या था? लिटिल साइलेंट प्रेयर, शी हैड ए हैबिट फॉर सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर अबाउट द सिंपलेस्ट एवरीडे थिंग्स। और रोज़मर्रा की साधारण बातों के लिए भी उसे भगवान से प्रार्थना करना एक उसकी जो थी वो आदत थी। शी विस्पर्ड प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिंटी। अब वो भगवान से कहती है हे भगवान, प्रार्थना करती है कि हे भगवान उसे ऐसी मति देना कि वो अब भी मुझे सुंदर समझे। मतलब उसे लग रहा है कि पता नहीं अब जिम को वो सुंदर लगेगी कि नहीं लगेगी, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान जिम को ऐसी बुद्धि देना कि उसको जो है मैं अभी भी जो है वो सुंदर लगी हूँ। दी डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड इट। और फिर क्या हुआ? दरवाज़ा खुला और जिम ने अंदर आकर उसे बंद कर दिया। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस। वो जो था वो दुबला और गंभीर दिख रहा था। पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22। बेचारा सिर्फ और सिर्फ 22 साल का था। एंड टू बी बर्डन विद ए फैमिली, और ऊपर से भी उसके ऊपर गृहस्थी का बोझ। ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लोव्स। उसे एक नए ओवरकोट की ज़रूरत थी और उसके पास दस्ताने भी नहीं थे। जिम स्टॉप्ड इनसाइड द डोर एज इमूवेबल एज ए सेटर एट द सेंट ऑफ क्वेल। अब जो था जिम जो था वो बेचारा दरवाजे के भीतर आकर जिम जो था वो थम गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बटेर की खुशबू पाकर शिकारी कुत्ता जो है वो निश्चल हो जाता है। सेंट ऑफ क्वेल, क्वेल होता है बटेर, जैसे कि बटेर की खुशबू पाकर जो शिकारी कुत्ता होता है वो बेचारा निश्चल हो जाता है वैसे। हिज आइज वर फिक्स्ड अपॉन डेला। उसकी दृष्टि जो थी वो डेला पर टिकी हुई थी।
एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन दैम दैट शी कुड नॉट रीड एंड इट टेरिफाइड हर। और उसमें एक ऐसी व्यंजना थी जो डेला उसे पढ़ नहीं सकी और इस कारण वो एकदम से जो थी वो डर गई। एंड इट टेरिफाइड हर, और इससे वो डर गई, इसने उसे डरा दिया। इट वॉज नॉट एंगर, ये गुस्सा नहीं था, नॉट सरप्राइज, और आश्चर्य भी नहीं था, नॉट डिसअप्रूवल, और ना ही अस्वीकृति, डिसअप्रूवल मतलब अस्वीकृति, डिसएग्रीमेंट, नॉर हॉरर, और ना ही जो था ये भय था, आतंक था, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर, और ना ही कोई ऐसी अनुभूति थी जिसे सहन करने के लिए डेला जो है वो पहले से प्रिपेयर हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर फिक्सली विद दैट पिक्यूलियर एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पर वह विशेष भाव लिए वह डेला की ओर सहज घूरता रहा, देखता रहा। डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट फॉर अप, रिगल्ड का मतलब होता है छटपटाकर, छटपटा। डेला जो थी वो जल्दी से छटपटाकर मेज से उतरी और उसके पास गई। जिम, शी क्राइड, वो रुआंसी होकर कहने लगी, जिम डोंट लुक एट मी दैट वे। अब उसको डर लग रहा है, उसे लग रहा है कि उसे ऐसे देख के जिम का ये जो रिएक्शन है वो उसको देखने की वजह से है। वो कहती है, मेरे प्यारे जिम मेरी तरफ इस तरह मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू ए प्रेजेंट। वो कहती है कि मुझे अपने बाल बेच देने पड़े, मैंने अपने बाल कटवा दिए और बेच दिया क्योंकि तुम्हें उपहार दिए बिना मैं जो है क्रिसमस का त्यौहार जो है वो नहीं मना सकती थी। मतलब डेला के लिए इतना इंपॉर्टेंट था उसको गिफ्ट देना, तो डेला कह रही है तुम्हें गिफ्ट दिए बिना मैं क्रिसमस का त्यौहार नहीं मना सकती थी। और डेला के पास पैसे तो थे नहीं गिफ्ट देने के लिए, इसलिए वो अपने बाल बेचारी हेयर जो थे वो सेल आउट करके आई थी। तो वो जिम को कह रही है कि जिम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने अपने बाल कटवा दिए, इट विल ग्रो आउट अगेन। अब वो कहती है कि ये तो दोबारा उग जाएंगे, यू वॉन्ट माइंड, तुम बुरा मत मानना, विल यू, क्या तुम बुरा मानोगे। आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ये करना पड़ा, कंपल्शन, हैड टू, कंपल्शन के लिए लगाया, आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ये करना ही था, मतलब मैं मजबूर थी, उसके पास पैसे नहीं थे। माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट, वो कह रही है मेरे बाल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। से मैरी क्रिसमस, वो कह रही है तो घर की खेती है, मतलब उसका कहने का मतलब है कि भाई घर की खेती है, बालों का क्या है, तो फिर उग जाएंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे बाल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। अब लास्ट में वो क्या कहती है, क्रिसमस मुबारक हो जिम, मैरी क्रिसमस। जिम कहती है जी क्रिसमस मुबारक हो जिम, लेट अस बी हैप्पी, हमें खुश होना चाहिए। यू डोंट नो व्हाट ए नाइस, व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू। वो कहती है तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी, कितनी सुंदर भेंट लाई हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, आज जिम लेबोरसली, बड़ी मेहनत करके, मतलब हिम्मत जुटा के जिम ने उससे पूछा क्या तुमने अपने बाल जो थे वो कटवा दिए। जिम ने काफ़ी प्रयत्न करते हुए, लेबोरसली का मतलब है काफ़ी प्रयत्न करते हुए, जिम ने पूछा कि क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं, जैसे as if he had not arrived at that patent fact yet even after the hardest mental labor, जैसे कि बहुत विचारने के बाद भी वो उस प्रत्यक्ष सत्य तक नहीं पहुंच पाया था कि डेला ने जो है सचमुच अपने बाल जो हैं वो कटवा दिए। कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला। डेला ने कहा हाँ कटवा भी दिए और बेच भी दिए। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल एनी हाउ, वो कह रही कि क्या तुम्हें इस तरह, मतलब पहले की तरह आप मुझे नहीं चाहते हो। आई एम मी विदाउट माई हेयर एंड आई, वो कह रही है कि मैं तो बालों के बिना भी तो मैं वही हूँ, क्यों हूँ नहीं क्या। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, और जिम ने जिज्ञासा भरी, क्यूरियसली होता है जिज्ञासा भरी दृष्टि से कमरे में चारों ओर देखा। पेज नंबर 183 एंड हो गया। लेट अस मूव ऑन टू द पेज नंबर 184। ये एक लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत ही अच्छा और प्यारा सा चैप्टर है, जिससे डेला और जिम का कितना गहरा प्रेम है इसके बारे में पता चलता है। यू से योर हेयर इज़ गोन, अब जिम कहता है तुम कहती हो कि तुम्हारे बाल जो हैं वो, मतलब तुम्हारे बाल अब नहीं है, वो चले गए हैं, तुमने मतलब कटवा दिए। ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसिटी, मतलब बेवकूफ़ी भरे अंदाज में, मतलब पागलों की तरह वो कह रहा है अच्छा तुम कह रही हो कि तुम्हारे बाल चले गए हैं, मतलब तुमने बेच दिए, क्योंकि जिम तो सारे घर में उन्हें ढूंढ रहा है। इडियोसी मतलब होता है फुलिशनेस, बेवकूफ़ी। यू नीड नॉट लुक फॉर इट, सेड डेला। अब डेला कहती है कि तुम उन्हें मत ढूंढो, तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ सोल्ड, वो बिक चुके हैं, उन्हें बेच दिया गया है। आई टेल यू सोल्ड एंड गोन टू, वो कह रही है मैंने तुम्हें बताया कि वो बिक भी चुके हैं और जा भी चुके हैं, मतलब भाई बाल कटवा दिए भी हैं और बेच भी दिए। इट्स क्रिसमस ईव बॉय, क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस की शाम है। बी गुड टू मी फॉर इट वेंट फॉर यू, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो, मतलब वो कह रही है कि मेरे प्रति अच्छे रहो क्योंकि मैंने जो ये सब कुछ किया है वो तुम्हारे लिए ही किया है। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड वर नंबर, वो कह रही है शायद मेरे जो सिर के बाल थे वो तो गिनती के थे। शी वेंट ऑन विथ सडन सीरियस स्वीटनेस, किंतु तुम्हारे प्रति, बट नो बडी कुड एवर काउंट माई लव फॉर यू, शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम। वो कहती है कि मेरे बाल जो थे वो तो शायद गिनती के थे, मतलब गंभीर स्वर में मिठास भरकर वो कहने लगी कि जिम शायद मेरे
बाल गिनती के थे, किंतु तुम्हारे प्रति मेरे प्यार का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अब लास्ट में वो कहती है शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, कि क्या मैं तुम्हारे लिए पकौड़ियाँ बनाऊँ जिम, मतलब क्या मैं तुम्हारे लिए वो जो मीट के टुकड़े रखे थे ना उसने तलने के लिए, पकौड़ियाँ बनाने के लिए, वो आउट ऑफ हिज ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है हाफ कॉन्शियस स्टेज, मतलब जो बेहोशी की सी स्थिति होती है ना, आधी बेहोशी वाली, वो आउट ऑफ हिज ट्रांस जिम सीम्ड क्विकली टू वेक फॉर 10 सेकेंड्स। और जो उसकी जिम की जो बेहोशी थी उससे जिम जागता हुआ सा बाहर निकला, मतलब 10 सेकेंड के लिए। फॉर 10 सेकेंड्स, अब आगे वो कहता है फॉर 10 सेकेंड्स लेट अस रिगार्ड विद डिस्क्रीट स्क्रूटनी सम इनकॉन्सिक्वेंशियल ऑब्जेक्ट इन दी अदर डायरेक्शन। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है, ये देखिए, अनइम्पॉर्टेंट, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, महत्वहीन। वो कहता है कि 10 सेकेंड के लिए आओ हम इस अप्रासंगिक, इस अनइम्पॉर्टेंट वस्तु को विवेकपूर्ण तरीके से देखें। $8 से वीक और $1 मिलियन ईयर। अब वो कहता है कि $8 एक हफ्ते में या फिर एक साल में $1 मिलियन, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो कह रहा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि क्या अंतर है दोनों में। ए मैथमेटिशियन और ए विट वुड गिव यू द रॉन्ग आंसर। वो कह रहा है कि एक गणितज्ञ या एक बुद्धि आपको गलत ही उत्तर देगा। मतलब बुद्धि तो ये कहेगी नहीं भाई $8 तो बहुत कम है, 1 मिलियन होना चाहिए, और कोई कहेगा कि भाई 1 मिलियन भी कम है, $8 भी बहुत होते हैं। मतलब किसी का 1 मिलियन में भी पेट नहीं भरेगा और कोई बेचारा $8 में भी कितना कुछ मैनेज कर रहा है। दी मैगी ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, जिसे मजाई भी बोला है, मैंने पीछे आपको बताया था ना। दी मैगी जो है, मैगी प्लूरल है, जो 3 सेंट आए थे ना, 3 राजा आए थे जो जीसस के बर्थ पे उनको 3 गिफ्ट देने के लिए, उन्हीं के लिए यूज़ किया गया है। वो कह रहे हैं कि द मैगी ब्रॉट वैल्यूएबल गिफ्ट्स, कि जो मज़ाए थे, जो मैगी थे, वो बहुत महत्वपूर्ण गिफ्ट लेकर आए थे, बट दैट वॉज नॉट अमंग दैम, लेकिन ये उनमें से नहीं था। दिस डार्क असर्शन विल बी इल्यूमिनेटेड लेटर ऑन, यह काला सच जो है ये वो बाद में आपके सामने रोशन होगा। वे जो ज्योतिषी आए थे, मागी आए थे, राजा आए थे, वो जीसस के लिए 3 उपहार लेकर आए थे, मैंने आपको पीछे बताया था। और वो उपहार जो थे वो बहुत ही कष्ट के साथ लेकर आए थे, और उपहार देने के बाद जो है वो दूसरे रास्ते से वापस गए थे। जिस रास्ते से, जिस मार्ग से वो आए थे, उस मार्ग से वो लोग वापस नहीं गए थे। वो कह रहे हैं कि ये कितना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि जो गिफ्ट लेके आए हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए, गिफ्ट ऑफ मागी इसलिए पड़ा क्योंकि जो जीसस थे, देखो जीसस के लिए 3 गिफ्ट आए, मतलब वो बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट थे। लेकिन यहाँ पर जो गिफ्ट की तुलना की जाएगी वो भगवान के गिफ्ट से की जाएगी। मतलब भगवान के गिफ्ट से क्यों की जाएगी, क्योंकि वो तीनों गिफ्ट जो थे, वो 3 गिफ्ट लेकर आए थे, वो बहुत मेहनत से लाए थे। उसी तरीके से बेचारी डेला ने अपने बाल कटवा के, अपने बालों को बेचकर जिम के लिए गिफ्ट लाया है। तो वो कह रहे हैं कि इस गिफ्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये इतना अमूल्य गिफ्ट है। और वो जो था उस गिफ्ट की तुलना मजाए के गिफ्ट से, यानी कि भगवान के गिफ्ट से करता है, जिम डेला के दिए हुए गिफ्ट की तुलना। जिम ड्रू ए पैकेज फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल। जिम ने क्या किया, अपनी जो पॉकेट थी उसमें से एक ओवरकोट की पॉकेट में से क्या निकाला, एक पैकेट निकाला, और उसे जो था उसने टेबल पर फेंक दिया, मतलब टेबल पर रख दिया। डोंट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, और उसने उसे टेबल पर फेंक दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डैल ही सेड, और उसने कहा, क्या कहा उसने, कि कोई मतलब गलती मत करना डेला, ऐसा गलत मत समझना अबाउट मी, मेरे बारे में। आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग इन द वे ऑफ ए हेयर कट और ए शेव और ए शैम्पू दैट कुड मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस। वो कह रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है डेला, मतलब कोई शैम्पू नहीं है, कोई शेव नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे दिल में, जो तुम्हारे लिए प्यार है, मतलब डेला के लिए जो प्यार है मेरे दिल में, वो जरा सा भी कम कर सकती है। मतलब वो डेला से कह रहा है कि दुनिया की कोई भी चीज़, चाहे वो बाल कटाना हो या फिर कुछ और, मतलब शैम्पू हो या शेव हो या फिर कुछ भी और हो, वो तुम्हारे प्रति मेरे प्यार को कम नहीं कर सकती है। बट इफ़ यू विल अनरैप दैट पैकेज, लेकिन अगर तुम उस पैकेज को खोलोगी, यू मे सी वाई यू हैड मी गोइंग ए वाइल एट द फर्स्ट। अगर तुम इस पैकेट को खोलोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि पहले तुम्हें देखकर मैं क्यों इस शब्द रह गया था। अब आप देखो जिम ने जो गिफ्ट लाया है डेला के लिए, जब आप वो गिफ्ट देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि जिम इतना परेशान क्यों है, और डेला ने जो गिफ्ट लाया है जिम के लिए वो भी यूजलेस हो जाएगा। अब देखो, white fingers and nimble tore at the string and paper, and then an ecstatic scream of joy, and then alas a quick feminine change to hysterical tears and wails. अब क्या था, उसकी सफ़ेद उंगलियों ने चपलता से उस कागज़ और डोरी को तोड़ा जिसमें वो पैकेट, मतलब वो लेके आया था गिफ्ट डेला के लिए। पैकेट खुलते ही उसके मुंह से एक उल्लास भरी चीख निकली, किंतु अगले ही क्षण ये क्या हुआ, मतलब उसकी आंखों से जो था आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
and ways necessitating the immediate employment of all the comforting powers of the lord of house। और इतना ज़्यादा वो रोने लगी कि सब कुछ नारी सुलभ सिसकियाँ और आंसुओं के सैलाब में तब्दील हो गया, जिसे रोकने में जो गृह स्वामी था, जिम था, लॉर्ड ऑफ द फ्लैट मतलब जो गृह स्वामी था, उसको अपनी सारी तरकीबें काम में लानी पड़ी। मतलब डेला उस गिफ्ट को देखकर इतनी ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगी कि आंसुओं का जो था सैलाबी उमड़ पड़ा, जैसे कि लेडीज़ लोग रोती हैं। For there lay the combs, the set of combs side and back that Della had worshipped long in a Broadway window। अब जिम क्या लाया था उसके लिए, जिम मतलब वो क्यों रोने लगी इतना देख के जो गिफ्ट वो खोलते, क्योंकि मेज पर बिखरा था कंघे कंघियों का एक संग्रह, और मांग में लगाने के, पीछे लगाने के तरह तरह के कॉम्प्स थे। ब्यूटीफुल कॉम्प्स, सुंदर कॉम्प्स, प्योर टॉर्टोइसल, खालिस मतलब प्योर कछुए की हड्डी के बने हुए, बालों में लगाने के सुंदर सुंदर ज्वेल रिम जो मतलब बहुत ही प्यारे थे, जिनके लिए डेला ने कभी भगवान से प्रार्थना की थी कि भाई मुझे ऐसे ब्यूटीफुल कॉम्प्स चाहिए। वो सुंदर सुंदर कंघे और कंघियाँ जो था जिम उसके लिए लेकर आया था, जिन्हें बाजार में बड़ी सी दुकान की खिड़कियों में देखकर पाने के लिए डेला ने कई दिनों तक भगवान से प्रार्थना की थी। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्प्स, वो बहुत महंगे कंघे थे। She knew and her heart had simply craved and earned over them without the least hope of possession। और वो बेचारे अब मतलब उसके बाल तो रहे नहीं थे जिनमें वो कंघे लगाएगी, विलीन हो चुके थे उसके केशों के रंग के साथ। वो जानती थी कि वे बहुत कीमती थे और उसका निराश हृदय जो था वो केवल उनकी चाहना भर कर सकता था। क्यों? क्योंकि अब तो वे उसके जो लंबे बाल थे वो उसके पास थे ही नहीं, जिनमें वो क्या करती, कोवेटेड ऑर्नामेंट्स वर गॉन, मतलब जिनसे वो अपने सुंदर दिखने वाले बालों को सजाने की आकांक्षा रखते थे, वो बाल अब जो थे वो जा चुके थे। बट शी हग दैम टू हर बोजोम एंड एट लेंथ, लेकिन उसने क्या किया, डेला ने उन कंघों को अपने सीने से लगा लिया, उन्हें अपनी छाती से चिपका लिया। शी वॉज एबल टू लुक अप विद डिम आइज एंड ए स्माइल एंड से माई हेयर ग्रोज सो फास्ट डिम, और धीरे से अपनी डबडबाई आंखों को ऊपर उठकर मुस्कुराते हुए बोली, जिम मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और फिर डेला ने क्या किया, अब आगे देखो, एंड देन डेला लीप्ड अप लाइक ए लिटिल सिंक्ड कैट एंड क्राइड ओ, और फिर डेला एक छोटी बिल्ली की तरह उछल पड़ी और बोली ओ ओ। जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, जिम ने मतलब डेला ने तो अपना ब्यूटीफुल प्रेजेंट देख लिया, और डेला को ये समझ में भी आ गया कि भाई मेरा जो जिम ने जो कॉम्प्स लेकर आए हैं वो उसके किसी काम के नहीं है, क्योंकि अपने जिन खूबसूरत बालों को वो सजाने की कल्पना करती थी, एक्सपेक्टेशंस रखती थी कि मैं अपने इन खूबसूरत बालों को उन कंघों से सजाऊंगी, ज्वेल्ड मतलब जैसे बाजार में मिलते हैं ना एक से एक ब्यूटीफुल क्लचर्स जिनमें डायमंड्स लगे रहते हैं, जिनमें तरह तरह की ब्यूटीफुल चीज़ें, कह रहे हैं कि वो इतने खूबसूरत और महंगे कॉम्प मेरे लिए लेके आया था, लेकिन मेरे बालों को सजाने के लिए अब मेरे पास वो बाल ही नहीं थे। फिर उसने अपनी डबडबाई आंखों से ऊपर देखा और जिम को बोली, जिम मेरे बाल तो जो है वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। फिर एक बिल्ली की तरह उछल पड़ी और बोली ओ ओ, और जिम ने उसने अपना गिफ्ट देख लिया और जो कुछ होना था वो हो गया। अब जिम की बारी आएगी। जिम ने तो अभी तक अपना ब्यूटीफुल प्रेजेंट देखा ही नहीं था। अब देखो आगे क्या होता है। She held it out to him eagerly upon her open palm। और अब डेला ने क्या किया, डेला ने अपनी मतलब उत्सुकता से अपनी खुली हथेली पर रखकर जिम ने जो उपहार नहीं देखा था उसे जिम की ओर बढ़ा दिया। The dull precious metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit। उस अमूल्य जड़ धातु में जैसे उसकी उज्ज्वलता और उत्कट चेतना चमक रही थी। आर्डेंट स्पिरिट मतलब उत्कट चेतना। इजंट इट ए डैंडी जिम, अब वो जिम से पूछती है, जिम ये बढ़िया नहीं है क्या? डैंडी मतलब ब्यूटीफुल, बढ़िया नहीं है क्या? जिम सुंदर नहीं है क्या? अच्छी नहीं है क्या जिम? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट। अब वो कह रही है मैंने इसके लिए पूरा शहर छान माला। यू विल हैव टू लुक एट द टाइम 100 times a day नाउ। अब वो कहती है अब तुम दिन में 100 बार ये घड़ी देखा करोगे। नाउ गिव मी योर वॉच, अब जरा मुझे अपनी घड़ी तो देना। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट, मुझे देखना है कि वो इस पर कैसी लगती है, मतलब इस स्टेप को उस घड़ी में लगाकर वो कैसी दिखती है, तो मुझे देखना है। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled। उसकी बात का आज्ञा का पालन करने के बजाय जिम ने क्या किया, बेचारा घड़ी तो दी नहीं, मतलब उसकी आज्ञा का पालन तो किया नहीं, घड़ी निकाल कर देने के बजाय जिम जो था वो बिस्तर पर लुढ़क गया और दोनों हाथों को अपने सिर के नीचे रखकर, यानी कि दोनों हाथों पर सिर को टिकाकर जो था वो मुस्कुराने लगा। जिम क्या बोला, डेल सैडी। अब जिम ने बोला, डेल
लेट अस पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट्स अवे एंड कीप दैम अ वाइल। वो कहती है कि डेला, इन क्रिसमस उपहारों को अभी अलग रख दो, अभी ये हमारे किसी काम के नहीं है। दे आर टू नाइस टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में वो हमारे किसी काम के नहीं है, हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। आई सोल्ड द वॉच टू गेट द मनी टू बाई योर काउंट। अब देखो बेचारे जिम ने क्या किया, उसने डेला का गिफ्ट खरीदने के लिए अपनी खूबसूरत खानदानी घड़ी को बेच दिया जिस पर वो इतना नाज करता था, इतना गर्व करता था। और डेला ने अपने पति को अपने जिम को गिफ्ट देने के लिए अपने खूबसूरत लंबे बाल बेच दिए जिन पर वो इतना गर्व करती थी। इन दोनों के गिफ्ट कितने अद्भुत हैं, इसीलिए इन दोनों के गिफ्ट की जो तुलना है वो ईश्वर के दिए गिफ्ट से की गई है, क्योंकि उन दोनों ने अपनी सबसे कीमती चीज़ों को जो था बेच दिया था एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए। एंड नाउ सपोज यू पुट द चॉप्स ऑन। अब वो कहता है, मतलब वो कहता है उसको तुम्हारे लिए कंघे खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी घड़ी को बेच दिया। और अब वो कहता है कि चलो डेला, अब तुम पकौड़ियाँ बनाओ तो कैसा हो। चैप्टर यहाँ पर एंड हो चुका है। दी मागी एज यू नो वर वाइज मैन। दी मागी जो थे, मजाए जो थे, जैसा कि आप जानते हैं वो 3 बुद्धिमान व्यक्ति थे जो शुरू में मैंने विकिपीडिया पे भी आपको दिखाया है। वो क्या थे, वो बुद्धिमान पुरुष थे और उनको क्या बोला जाता है, मजाए भी बोला जाता है और मैगी भी बोला जाता है। वंडरफुली वाइज मैन, वो जो थे वंडरफुली वाइज मैन थे, यहाँ पर भी लिखा गया है। देखिए जो वो जीसस से मिलने आए थे, जो मैंने आपको पहले ही डिटेल में बता दिया है। दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग क्रिसमस प्रेजेंट्स। उन्होंने क्रिसमस उपहार देने की कला का जो था वो आविष्कार किया था। दे हु ब्रॉट गिफ्ट्स टू द बेबी इन द मैंजर। बेबी इन द मांगर का मतलब होता है कि जो छोटे बच्चा नहीं होता पालने में, जब एकदम पैदा होता है उसमें हौद भी होता है, इसका मतलब बेबी का मतलब होता है नवजात शिशु। और मांजर का मतलब वैसे तो चरनी, हौद, नाद बहुत कुछ होता है, लेकिन एक छोटा नहीं होता पालने जैसा जिसमें बच्चे को लिटाते हैं, उसमें भी जब जीसस क्राइस्ट को, तो वो उसके लिए वो गिफ्ट लेकर आए थे और उन्होंने ही जो था आविष्कार किया था क्रिसमस पर प्रेजेंट देने की कला का। बीइंग वाइज देयर गिफ्ट्स वर नो डाउट वाइज वंस। और बुद्धिमान होने के नाते उनके उपहार जो थे वो निसंदेह बुद्धिमान थे। और वो क्या 3 उपहार लेकर आए थे उसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया है, वो मैंने आपको अलग से बताया था कि वो 3 उपहार लेकर आए थे। एक गोल्ड लेकर आए थे, एक लोबान लेकर आए थे और एक लोहबान, जिसे मिर्र MYRRH भी बोला जाता है, MYRRH भी बोला जाता है, मिर्र लेकर आए थे। क्या होता है तीसरे वाला, MYRRH, ये होता है लोबान, जिसको ना रसगंध भी कहते हैं, सुगंधित गोंद भी कहते हैं। ये डेथ का सिंबल होता है। और ये लोहबान जो होता है वो छोटे कांटेदार वृक्ष और प्रजातियों से निकाला जाता है। और फ्रैंकिंसेंस बोलते हैं लोहबान को। तो वो 3 चीज़ें लाए थे, गोल्ड, फ्रैंकिंसेंस और मिर्र लेकर आए थे। यहाँ पर भी लिखा है, देखिए, गोल्ड पहली, फ्रैंकिंसेंस दूसरी और तीसरी जो है वो मिर्र। ये इसका सही MYRTH लिखा हुआ है, लेकिन ये MYRTH नहीं है, ये है MYRRH। ये 3 चीज़ें वो लेकर आए थे। गोल्ड होता है सोना, फ्रैंकिंसेंस होता है लोहबान और मिर्र होता है लोबान, रसगंध, जिसे सुगंधित गोंद भी कहा जाता है। और ये जो 3 मज़ाएँ हैं इनको वाइज मैन और बुद्धिमान बोला जाता है। देयर गिफ्ट्स वर, उनके गिफ्ट भी बहुत बुद्धिमानी भरे थे। पॉसिबली बियरिंग द प्रिविलेज ऑफ एक्सचेंज इन केस ऑफ डुप्लीकेशन। एंड हियर आई हैव लेमली रिलेटेड टू यू द अनइवेंटफुल क्रॉनिकल ऑफ 2 फुलिश चिल्ड्रन इन ए फ्लैट हु मस्ट अनवाइजली सेक्रीफाइस्ड फॉर ईच अदर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ देयर हाउस। और वो कहते हैं कि बुद्धिमान होने के नाते उनके जो उपहार थे वो निसंदेह बुद्धिमान थे। संभवतः दोहराव के मामले में विनिमय का विशेष अधिकार जो था वो वहन करते थे। अब आगे वो कहते हैं, यहाँ मैंने आपको एक फ्लैट में 2 मूर्ख बच्चों के असमान इतिहास के बारे में बताया है। मतलब मूर्ख बच्चे उन्हें क्यों बोला गया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए अपने घर के जो सबसे बड़ा उनका खजाना था, एक दूसरे के लिए नादानी से उसे त्याग दिया था। मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए बेचारों ने अपनी बचपने की नादानी में, उन फुलिश चिल्ड्रन मतलब उन मूर्ख बच्चों ने, उन बेवकूफ़ बच्चों ने उसे सेक्रीफाइस कर दिया था, त्याग दिया था। बट इन ए लास्ट वर्ड टू द वाइज ऑफ दीज डेज लेट इट बी सेड दैट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज 2 वर द वाइजेस्ट। लेकिन इन दिनों के बुद्धिमानों के लिए अंतिम शब्द में यह कहा जाना चाहिए कि उपहार देने वालों में से ये दोनों सबसे बुद्धिमान थे। ओ ऑल हु गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, वे सभी जो उपहार देते हैं और प्राप्त करते हैं। सच एज दे आर वाइजेस्ट, वे सबसे बुद्धिमान है। एवरीवेयर दे आर वाइजेस्ट, वे हर जगह बुद्धिमान है। दे आर द मागी, वे मागी हैं, वे संत हैं, वे जादूगर हैं, वे राजा हैं। क्यों ऐसा कहा गया है, उनको क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि ओ हेनरी ने क्या किया है,
ओ हेनरी ने जो है उसकी तुलना जो है भगवान के गिफ्ट से की है। जब इस कहानी को लिखा होगा ओ हेनरी ने, तो इस कहानी का नाम द गिफ्ट ऑफ मजाए क्यों पड़ा होगा? वो इसलिए पड़ा है क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट के जन्म पर ये तीनों वाइस मैन इन्होंने उन्हें गिफ्ट दिए थे, तो इसी तरीके से लेखक ने क्या किया, डेला और जिम के गिफ्ट की तुलना ईश्वर के दिए हुए गिफ्ट से की है, क्योंकि उन गिफ्ट्स को देने के पीछे की जो भावना थी वो अत्यंत महान थी, जो प्रेम तथा सम्मान से भरी हुई थी। किसकी? डेला और जिम की एक दूसरे के प्रति। मतलब जिम का प्यार इतना ज़्यादा वैल्यूएबल था डेला के लिए कि उसने एक पल भी नहीं सोचा और ये मूर्खता भरा डिसीजन ले लिया कि उसे जिम को गिफ्ट देना है। और गिफ्ट देने के लिए उसने अपने बेशकीमती अनमोल बहुमूल्य बालों को जो था वो कटवा दिया और मात्र $20 उसको मिले। उसी तरीके से जिम ने क्या किया, डेला के प्यार में उसको गिफ्ट देने के लिए अपनी खानदानी घड़ी बेच दी। इसीलिए उनका जो प्यार है उसे सम्मान और बहुत ही सम्मान और आदर की भावना से देखा गया है। और ओ हेनरी ने कहा है कि उनके प्यार और उनका जो प्यार था वो बहुत ही सम्मानपूर्ण था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ओ हेनरी ने जो है ये कहानी लिखी क्योंकि उनकी वाइफ ने भी एक बार उन्हें गिफ्ट देने के लिए जो था अपना रुमाल जो था वो बेच दिया था। आपका चैप्टर जो है द गिफ्ट ऑफ मजाए कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो और ग्रुप्स में शेयर करें और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल M2K साईं को सब्सक्राइब करें। दिस सेकंड थिंग, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या किसी वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।